गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक पढ़ेंगे स्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। अभी अपन ने वेग के बारे में पढ़ा है, तो अभी पलायन वेग पढ़ेंगे कि पलायन वेग क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली अपन देखते हैं कि हर चीज़ पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण से, और जो इसका गुरुत्व त्वरण है पृथ्वी का, उसका मान अपन ने डिराइव किया है न्यूमेरिकल में कि वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब अगर किसी वस्तु को इतने ऊंचाई पर फेंक दिया जाए कि वह वापस पृथ्वी की तरफ आए ही नहीं, और इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए वेग भी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा वेग से फेंकेंगे वस्तु उतनी ऊंची जाएगी और एक टाइम के बाद में वह जीरो वेग होगा और कुछ क्षण के लिए वह नियत रहेगी और फिर वापस पृथ्वी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वेग का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और इतना वेग बढ़ा दिया जाए कि वह पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण की सीमा है उसको पार कर जाए, तो जैसे ही पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाएगा तो वह जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है या कोई भी मशीन है, सैटेलाइट है, वह वापस पृथ्वी पर अपने लौट के कभी भी नहीं आएगा। तो जो वो वेग है जिस वेग से फेंका गया था उस वेग को अपन बोलेंगे पलायन वेग या स्केप वेलोसिटी। अब वह वेग कितना भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम तो होना ही चाहिए। कितना भी मतलब कि उसका मान जो न्यूनतम वेग है उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन न्यूनतम वेग तो उतना होना ही चाहिए। तो इसको परिभाषित अपन इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि किसी पिंड को किसी वेग v से ऊपर की तरफ फेंका जाए कि वह पुनः पृथ्वी की सतह पर न लौटे, पहला, तो वह उसका पलायन वेग होगा। कौन सा वेग? वो वेग जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को, पिंड को, बॉडी को पृथ्वी के सतह पर वापस न लौटने के लिए ऊपर की तरफ फेंक दे। या फिर वह न्यूनतम वेग, कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, वह न्यूनतम वेग जो किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेज सके, पलायन वेग कहलाता है। अर्थात वह न्यूनतम मान, मैंने भी बताया कि जैसे कि पलायन वेग है उसका मान पृथ्वी के लिए होता है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर आप 11.3 भी बोलेंगे तो वो भी पलायन वेग ही है, लेकिन उससे कम है वह पलायन वेग नहीं है। तो न्यूनतम मान उतना तो होना ही चाहिए। अब उसको अपन डिराइव कैसे करेंगे कि जो पलायन वेग है उसका सूत्र क्या होगा। तो देखिए, इसमें इसका डेरिवेशन ज्ञात करने से पहले अपन कुछ बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। पिछले जो लेक्चर थे उसमें अपन ने पोटेंशियल एनर्जी की बात की। तो अगर पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो अपन ने मानी थी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r, ये माना था। अब यहाँ पर माइनस साइन था, वो मैंने पहले बता दिया था कि वह रेफरेंस के लिए है कि अगर रेफरेंस ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ लेते हैं तो जो साइन है वह माइनस हो जाएगा, और नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अर्थात आप ये बोल सकते हैं कि डिफरेंस किस प्रकार से है। नॉर्मली h ऊंचाई पर m द्रव्यमान के किसी भी पिंड के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको mgh बोलते हैं। जैसे कि ये 0 है, 0 से लेके ये ऊंचाई h है, तो यहाँ पर अगर रेफरेंस मान रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये ऊंचाई है, ये कितनी है, तो ये हो जाएगी h - 0, अर्थात जो हाइट है वो ये है। अगर मैं इस हाइट को बोलूँ तो सपोज h/2, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके रेफरेंस में, तो देखिए h - h/2, तो यहाँ पर h/2 डिस्टेंस आएगी। अर्थात अगर रेफरेंस पॉइंट है वो ऊपर की से नीचे की तरफ लेते हैं इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर, तब यह mgh होगी, प्लस होगी। लेकिन अगर मैं ग्राउंड स्टेट से ऊपर की तरफ रेफरेंस लेता हूँ, ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कितनी होगी, तब वह जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ले रहे हैं उसका मतलब है कि वह पृथ्वी के सतह, पृथ्वी के केंद्र के रेस्पेक्ट में अपन उसको नाप रहे हैं। साथ में ये भी है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है अनंत दूरी पर, तो अनंत दूरी पर है वह नॉर्मली अपन जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको 0 मानते हैं रेफरेंस। ओके, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, वो डायग्राम देखिए। ये पृथ्वी की सतह का डायग्राम है, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी का केंद्र है। तो ये मैंने कैपिटल R है इसको त्रिज्या माना है,
कैपिटल एम है पृथ्वी का द्रव्यमान है, ओ है पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, ये पृथ्वी की सतह सरफेस। इसको अब सरफेस से h ऊंचाई पर कोई पिंड है, इस सतह से कोई पिंड को फेंका गया है ऊपर की तरफ। यहाँ पर शुरू में v बराबर 0 था, धीरे धीरे पिंड ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए सरफेस से h ऊंचाई पर फेंका गया है, तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी क्षण, किसी भी टाइम पर उसका वेग v है और उसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो उस वक्त वह बिंदु P पर है किसी भी टाइम पर। तब मैंने यहाँ पर जो स्मॉल r दूरी है इस डेरिवेशन में, वो मानी है पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की दूरी और सतह से h ऊंचाई दूरी, दोनों का योग है, वह मैंने स्मॉल r के बराबर माना है। एट पॉइंट P डिस्टेंस इज r फ्रॉम अर्थ सेंटर। ओके, तब पृथ्वी के केंद्र से बिंदु P तक, पृथ्वी के केंद्र से बिंदु P तक दूरी है स्मॉल r, और वहाँ पर पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष, ध्यान रखिए मैं यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, जो निर्देश बिंदु है वह है पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी के केंद्र से जो ऊंचाई है वो स्मॉल r है, तो इस बिंदु O के सापेक्ष, इस बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P पर जो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, वह माइनस साइन से दी जाएगी। अगर इसी को मैं ये बोलूँ कि बिंदु P से के सापेक्ष यहाँ पर, तब ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस तब पॉजिटिव हो गई है। ओके, तब वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ई पी, यहाँ पर P है वो सफिक्स है इसके, मतलब यूँ इस प्रकार से ई पी। ओके, ठीक है, बराबर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर कैपिटल एम है वह पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल एम है वह जो भी पिंड को, ऑब्जेक्ट को फेंका गया है वेग v से, उसका द्रव्यमान है। अब ये स्थिर ऊर्जा मिल गई है अपन को बिंदु P पर। अब अगर मैं कहूँ कि वो पिंड है वो जब पृथ्वी की सतह पर है, अर्थात उसको फेंका नहीं गया है, जैसे कि हम सब लोग पृथ्वी की सतह पर हैं, तो पृथ्वी की सतह पर है, तब पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके हाथ में 1 किलोग्राम का एक वेट है, कोई भी भार है, अगर आप उसे जो जो ऊंचाई पर लेते जाएंगे और फिर उसको छोड़ेंगे तो वह उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करके लौटेगा वापस। ओके, अब देखिए यहाँ पर r बराबर कैपिटल R, इसका मतलब है कि जो दूरी है वह पृथ्वी की सतह के बराबर मान ली गई है। तब जो पोटेंशियल एनर्जी है यह बटे में नहीं है, ये लाइन एक रेफरेंस दी गई है, वह r बराबर R के रेफरेंस में, नॉर्मली अपन इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन ब्रैकेट में ये लाइन भी ऐसे लगा सकते हैं। ए पी एट दी वैल्यू ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल R। ये होगी पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा। ओके, यदि अब वो जो m द्रव्यमान का पिंड है, उस m द्रव्यमान के पिंड को अनंत दूरी तक फेंकना है कि वह अनंत दूरी तक जाए, पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी के केंद्र से वह बहुत ज़्यादा लंबी दूरी पर चला जाए, जिसको अपन नॉर्मली रेफरेंस के लिए इन्फाइनेट माना है। इन्फाइनेट इसलिए माना है कि इन्फाइनेट पर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अनंत दूरी पर चला जाए और पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो उसको अनंत दूरी तक भेजने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी ना। कहने का मतलब यह है कि अनंत इन्फाइनेट डिस्टेंस पर जाने के लिए उसको उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा उसको काइनेटिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। वेलोसिटी के कारण से जो एनर्जी होगी वह गतिज ऊर्जा होगी। तो अनंत दूरी तक पहुँचाने के लिए जो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वह ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा के द्वारा दी जाती है। और गतिज ऊर्जा लिखेंगे ई के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी ई स्क्वायर। वी ई का मतलब है एस्केप वेलोसिटी, तो इतनी गतिज ऊर्जा उसको दी गई है। ओके, अभी हमारे पास में दो प्रकार की ऊर्जाएं हो गई हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो हो गई है ये वाला कैपिटल R वाला, ये इक्वेशन नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा, और ये हो गई है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। अब ऊर्जा संरक्षण का बेसिक सिद्धांत होता है कि वह हमेशा सुरक्षित रहता है। ऊर्जा होती है वह घटना से पहले और घटना के बाद में, बिफोर इवेंट एंड आफ्टर इवेंट एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, नाइदर इज क्रिएटेड नॉर इज डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट टू एनी अदर फॉर्म। ओके, अब देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से कि घटना से पहले और घटना के बाद की ऊर्जाएं, तो यहाँ पर एक्चुअल में मैंने थोड़ा सा इसको उल्टा लिख दिया है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, घटना से पहले की ऊर्जा और घटना के बाद की ऊर्जा।
एक ही बात है वैसे लिखने में, लेकिन समझने के लिए इस प्रकार से 0 बराबर ई के प्लस ई पी। तो इनका मान रख दीजिए। ई के का मान क्या है, हाफ एम वी ई स्क्वायर, और ई पी का मान है माइनस का जी एम एम अपॉन आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा अपना वी स्क्वायर बटे 2 बराबर जी एम अपॉन आर। इस 2 का भी मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो इधर आ जाएगा, ओके। और जब मैं अंडर रूट लूँगा तो हो जाएगा अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला अपने पास में आ जाएगा। तो यह है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान। अब पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान ज्ञात करने के लिए अपन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए। सबसे पहले चाहिए अपन को सार्वत्रिक नियतांक का मान, दूसरा चाहिए अपन को पृथ्वी का द्रव्यमान, और तीसरा चाहिए पृथ्वी की त्रिज्या। अब जब अभी तो चलो अपन ने पृथ्वी का द्रव्यमान कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन अगर पृथ्वी का द्रव्यमान पता नहीं था तब इसके लिए क्या किया जाए कि इसको इस प्रकार के क्वांटिटी में लेके, फिजिकल क्वांटिटी में लेके आए जो वेल नोन हो। तो वेल नोन होने के लिए अपन को पता है सिंपल फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो दैट इज गिवन इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी, ये अपन को पता है। अब यहाँ से देखिए इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में दोनों में मैं रिलेशन क्रिएट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल आर का गुणा कर दूँ और नीचे कैपिटल आर का गुणा कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर इसको गुणा करूँगा तो हो जाएगा 2gmr और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 2 और आर स्क्वायर को अलग दे देते हैं और जी एम अपन आर स्क्वायर को अपन इससे लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। देखिए आर का ऊपर भी गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दिया। तो आर का ऊपर गुणा करूँगा तो ये आर अलग रहेगा और नीचे आर स्क्वायर बन गया। तो जी एम अपन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, जी एम अपन आर स्क्वायर होता है स्मॉल जी के बराबर। तो इसका मान रखती है, तो ये हो गया है, इसके वेलोसिटी का मान हो गया है वह 2 स्मॉल जी आर का अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर जी का मान नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और आर क्या है, द रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि स्टैंडर्ड अपन नॉर्मली 6400 किलोमीटर लेते हैं। अगर एज ए न्यूमेरिकल पर्पस इसको कैलकुलेट किया जाए तो एक बार इसको मैं जी का मान है 10 ले लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मान ले लेते हैं, ओके। और इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी के लिए एस्केप वेलोसिटी या प्लायन वेग का मान कितना आता है। तो देखिए मान रखिए 2, ओके। जी का मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर का मान कितना है 6400 किलोमीटर, तो उसको मीटर में बदल दिया, सॉरी ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक था, विलिंगली नहीं था, ओके। तो यहाँ पर मैंने ये 6400 किलोमीटर था उसको मीटर में बदला तो 10 की घात 3 मीटर हो गया था वो, ओके। मल्टीप्लाई, ये गलती से पहले 5 लिखा हुआ था। अब देखिए कि यहाँ पर 2 गुणा 10 20 इसको अलग किया, ये 6400 और ये 10 की घात 3। अब जो अंडर रूट से बाहर आने वाली, जो जिसका इजीली अंडर रूट ज्ञात कर सकते हैं, उसको अपन को रूट से बाहर ले लेते हैं। तो 64 का कितना होता है 8, और ये 2 जीरो है तो इसे 1 जीरो, मतलब 80 को 80 से गुणा करते हैं, 80 मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू 6400। तो इसको रूट से बाहर निकाल दिया, बचा अपने अंडर रूट में कितना 20 गुणा 10 की घात 3। तो 1 जीरो इससे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 10 की घात 4। तो 10 की घात 4 को भी अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 की घात 2 हो जाएगा। तो 80 गुणा 10 की घात 2 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये किलोमीटर से मीटर में आ गया, ओके। अब देखिए सीधे से यहाँ से देखिए ये तो 100 है और ये 80 है, तो 80 को 100 से गुणा करेंगे तो 8000, और 2 का अंडर रूट कितना होता है 1.414, ये होता है 2 का अंडर रूट। तो सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं 14 को 8 से गुणा करता हूँ तो 112 आता है, तो 11.2 आ जाएगा वो। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11.2 10 की घात 3 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी का मान। और इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए पृथ्वी के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है, अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर निकलना है, तो उसके लिए उसको कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्रदान करना पड़ेगा, तब जाके वह पृथ्वी की गुरुत्वीय सीमा से बाहर निकलेगा और वह पृथ्वी के सतह पर लौट के कभी भी नहीं आएगा। आप ये मानिए कोई भी पत्थर फेंकना है या कोई भी सैटेलाइट छोड़ना है या रॉकेट है उसको फ्लाई करना है, तो उसको
11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करना होगा पृथ्वी की गुरुत्वीय सीमा को पार करने के लिए। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो रॉकेट होते हैं नॉर्मली वो मल्टी चैनल कि इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स जुड़े होते हैं, तो जो जो रॉकेट है वह फ्लाई करके स्पेस में जाता है, तो वैसे वैसे उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो फ्यूल वाले टैंक होते हैं वो अलग होते जाते हैं, तो इजीली ताकि उसको बूस्ट भी मिल सके, वो बूस्टर की तरह काम करते हैं और वो वेट उसका कम हो और वह इजीली 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर सके ताकि पृथ्वी की जो गुरुत्वीय सीमा होती है उसको पार कर सके। तो अब देखिए जो पलायन वेग है वह सूत्र पे अपने ज्ञात किया है v = 2gr का अंडर रूट। तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर एंड पृथ्वी की तिरछा पर। अर्थात किसी भी प्लेनेट के लिए, किसी भी ग्रह के लिए, जो ग्रह हैं उनके लिए जो पलायन वेग है वह उनके गुरुत्वीय त्वरण और उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए इसके द्वारा अपन दूसरे जो प्लेनेट हैं उनका भी पलायन वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं इजीली। तो जो अपने सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी हैं बुध है, शुक्र, शनि, बृहस्पति, यम, प्लूटो, जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में अपन उनका पलायन वेग ज्ञात कर सकते हैं, और उनका पलायन वेग ज्ञात है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं और उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं इजीली अपन। तो अगर जो ग्रह है जितना ज़्यादा बड़ा होगा, अगर जितना ज़्यादा बड़ा होगा ग्रह, त्रिज्या उसका उतनी ज़्यादा बड़ी होगी तो उसके अनुसार उसका पलायन वेग भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर ग्रह का मान बड़ा है और वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है तो फिर वह त्रिज्या पर डिपेंडेंस नहीं शो करेगा अकेले, फिर वह दोनों के गुणनफल के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब अगले लेक्चर में इस पर बेस्ड अपन कुछ सवाल हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।